चलो स्टार्ट करते हैं आज प्रोमिसेस। ओके, फाइल बनाते हैं index.html एंड app.js। इसको बॉलर प्लेट दिया एंड बॉडी में हाई प्रोमिसेस। आज हम करेंगे एक दूसरे को वादा, प्रोमिसेस इन जावास्क्रिप्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वाई प्रॉमिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। वाई प्रॉमिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाई प्रॉमिस वाज इंट्रोड्यूस्ड। प्रॉमिस पिक्चर में क्यों आया, पहले ये देखते हैं। राइट, तो हुआ क्या, हम लोग जब कॉल बैक वगैरह पढ़ रहे थे तो हमारा पिछला टॉपिक जो कॉल बैक हेल्थ था, राइट, तो उस केस में क्या बनता था, पिरामिड ऑफ डूम बनता था। पिरामिड ऑफ डूम, जिसको हम कहते थे कॉल बैक हेल, जो कि कॉल बैक के अंदर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक। सो हमने देखा था कि कॉल बैक हेल के अंदर आवर कोड वाज मूविंग हॉरिजॉन्टली विच इज़ लाइक नॉट अ गुड अप्रोच। तो इस कॉल बैक की जो प्रॉब्लम थी ना, इसको टैकल करने के लिए, इससे बचने के लिए हम लोगों ने एक प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस किया है। सो प्रॉमिस वाज बेसिकली इंट्रोड्यूस इन ऑर्डर टू टैकल द केस ऑफ कॉल बैक हेल। एक काम करता हूँ, मैं आपको एक एग्जांपल बेस्ड बताता हूँ। चलो मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है और हम उससे डेटा को फेच कर रहे हैं। दिस इज समथिंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड वी आर आस्किंग द डेटा फ्रॉम आवर सर्वर। ऐसा कुछ एग्जांपल लेते हैं एंड डेटा को हम अल्टीमेटली कंसोल कराएंगे। तो हम ऐसा करेंगे, पहले कॉल बैक से करेंगे, कॉल बैक से फिर हम उसको कोड को कन्वर्ट करेंगे इनटू प्रॉमिस। सो सबसे पहले हम करते हैं कॉल बैक से, यूजिंग कॉल बैक। और अपनी app.js फाइल को index.html में ऐड करना पड़ेगा, तो देन वी कैन यूज स्क्रिप्ट। इंस्पेक्ट किया एंड या इट इज़ वर्किंग फाइन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मान लो हमने जो सिचुएशन बताई थी कि हमको डेटा को फेच करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना लेता हूँ, क्रिएटिंग अ फंक्शन कॉल्ड गेट डेटा। ठीक है, एक फंक्शन बना लिया गेट डेटा। अब फंक्शन के अंदर आई एम सेइंग कि मुझे 4 सेकंड बाद डेटा चाहिए। फॉर दैट विल यूज सेट टाइम आउट। सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया एंड 4 सेकंड का डिले दे दिया। सो अगेन आई एम आस्किंग डेटा फ्रॉम द सर्वर, तो सर्वर थोड़ा सा टाइम लेगा, दैट इज़ 4 सेकंड का टाइम, विच इज़ हाल्ट ऑफ 4 सेकंड। एंड लेट से मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, लेट डेटा, एंड आई एम अज्यूमिंग दैट डेटा एज हेलो माई फैमिली। मीन्स 4 सेकंड बाद मेरे को ये डेटा मिल जाएगा। अब ये होगा क्या कि ये जो डेटा मुझे चाहिए होगा, अब ये डेटा चाहिए होगा, तो मैं इस डेटा को फिर से इसी फंक्शन के अंदर सेंड कर देता हूँ। अब सी बी कॉल करने के लिए मेरे पास सी बी होना चाहिए, कॉल बैक फंक्शन को कॉल करने के लिए कॉल बैक फंक्शन होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, गेट डेटा के अंदर एक फंक्शन ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फंक्शन जो कि बेसिकली इस डेटा को फेच करेगा। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ, कंसोल करा देता हूँ, कंसोल डॉट गेट डेटा को कॉल करा। गेट डेटा के अंदर मैंने पूरा का पूरा फंक्शन एज अ कॉल बैक भेज दिया। अब ये चला, इसके अंदर से ये डेटा मिलेगा और बेसिकली जो कॉल बैक था उसको रन किया, तो इस वाले फंक्शन को रन किया, तो यहाँ पैरामीटर में कैच कर लिया और कैच करने के बाद सीधा कंसोल कर दिया। लेट्स सी क्या मुझे आउटपुट मिलता है या नहीं। रिफ्रेश मारा, 1 2 3 4, क्या मुझे यहाँ डेटा नज़र आ रहा है, हेलो माई फैमिली आफ्टर 4 सेकेंड्स। लेट्स सी अगेन, रिफ्रेश किया, 1 2 3 4, यस, मतलब डेटा हमको मिल रहा है। ठीक है, बट माई क्वेश्चन कम्स हियर। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ। मान लो ये जो डेटा है, ये तो मैंने माना ना सर्वर दे रहा है, अज्यूमिंग दैट दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम सर्वर।
व्हाट इफ़ द सर्वर आपको डेटा ना दे, व्हाट इफ़ एरर आ जाए, एरर आता ना बहुत बार, तो डेटा फैच करो तो मान लो सर्वर ने आपको डेटा नहीं दिया, सर्वर ने आपको एरर दे दिया, तो वो कैसे हैंडल करेंगे? अब मान लो डेटा के साथ हमको एरर भी आ रहा है, तो हम डेटा के साथ में हम अभी एरर वाली चीज़ को नल बोलते हैं, बट इसको एज अ पैरामीटर हम फंक्शन में पास करेंगे। तो लेट्स से हमको एरर आया, तो अब अगर पिक्चर में एरर आया, इफ़ एरर आया तो उसको कंसोल करोगे एरर को, या तो एरर होगा या एरर नहीं होगा। अगर एरर आया तो हमने एरर को कंसोल किया, अगर एरर नहीं आया तो उस सिचुएशन में डेटा को फैच कर दो। अगर एरर नहीं आया, अब रिफ्रेश से 4 सेकंड वेट करने के बाद हमको हेलो माई फैमिली आ जाएगा। अब लेट्स सी अगर हम इफ अपने डेटा को ही कमेंट कर देंगे तो इस केस में क्या सिचुएशन रहेगी। सो लेट्स सी, रिफ्रेश किया 4 सेकंड बाद, 1 2 3 4, या डेटा इज़ नॉट डिफाइंड, सो वी आर गेटिंग एरर। डेटा नाम का तो कुछ है ही नहीं, राइट? सो दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग दिस डेटा इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, अब क्या करते हैं, हम यहाँ से डेटा नहीं भेजते हैं, हम यहाँ से सिर्फ नल भेजते हैं। तो अब इस केस में क्या आउटपुट आना चाहिए? थोड़ा सोचना, वीडियो को पॉज करना एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि अब क्या आउटपुट आना चाहिए अगर हमने डेटा को रिमूव कर दिया। लेट्स सी। अच्छा, एक चीज़ और, अब ये बताओ कि डेटा रिमूव करने के बाद में अब ये नल जो है इफ़ में जाएगा या फिर एल्स में जाएगा? तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, कंसोल में कमेंट पास कर दिया, अगर ये इफ़ में गया तो इट विल प्रिंट इफ़, एल्स इट विल प्रिंट एल्स। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट राइट नाउ। Yes, after 4 seconds it is going into else. I am getting null from the else. if में क्यों जाएगा? यहाँ पे कोई डेटा थोड़ी है। if none of the data is being sent, कॉल बैक के अंदर मैं क्या भेजता हूँ? कॉल बैक के अंदर भेजा है हमने नल वाली चीज़, देयर इज़ नो डेटा काइंड ऑफ स्टफ। सो तो क्या इस चीज़ से कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई? ऑब्वियसली हुई। सो दैट इज़ वाई ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो प्रॉब्लम है अपनी कॉल बैक हेल्थ की, इस चीज़ को टैकल करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रोमिसेस। इसी को टैकल करने के लिए हम करते हैं प्रॉमिस, क्योंकि यहाँ पे एरर हैंडलिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। बिकॉज कॉल बैक के केस में एरर हैंडलिंग मुश्किल नहीं बोलूँगा, ऐसे थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग ज़्यादा हो जाती है। कॉल बैक से बचने के लिए वी यूज़ प्रोमिसेस। तो अब हम प्रॉमिस को समझते हैं, फिर हम इस पुराने कोड को प्रॉमिस में कन्वर्ट करेंगे। प्रॉमिस इज़ अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। व्हाट इज़ प्रॉमिस? प्रॉमिस इज़ बेसिकली अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, एंड इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन तो इसकी स्पेशलिटी ये है, पहला लेटर इज़ ऑलवेज अ कैपिटल लेटर, फर्स्ट लेटर इज़ ऑलवेज कैपिटल। तो मेरे को ये बताओ कि ये वाला प्रॉमिस होगा या ये वाला प्रॉमिस होगा? सो द आंसर इज सेकंड वन, बिकॉज प्रॉमिस इज अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन, एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन के केस में फर्स्ट लेटर इज ऑलवेज अ कैपिटल लेटर। सो इन दिस केस दिस इज आवर प्रॉमिस। अच्छा, जब हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो हम किस कीवर्ड के साथ में कॉलिंग करते हैं? सो द आंसर इज न्यू कीवर्ड के साथ में। तो जब भी हम प्रॉमिस को इस्तेमाल करेंगे तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, एंड कंस्ट्रक्टर फंक्शन कैसे कॉल होते हैं? विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड, न्यू कीवर्ड के साथ में कॉलिंग। सो लेट्स सी हाउ प्रॉमिस इज क्रिएटेड। मैंने लिखा न्यू प्रॉमिस, सॉरी न्यू प्रॉमिस, क्लियर। अब न्यू क्रिएट क्या करता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इट विल क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो बना दिया प्रॉमिस, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट का नाम होगा प्रॉमिस, और लेट्स से मेक इट प्रॉमिस वन, लेट्स से वी विल मेक इट प्रॉमिस वन। ये और नाउ द पॉइंट नंबर, ये सारा वन पॉइंट था, पॉइंट नंबर 2 टू रिमेंबर, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर। सो सेकंड पॉइंट जानते हैं, प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर इट ऑलवेज accepts a callback function as an argument.
मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी मैं प्रॉमिस का इस्तेमाल करूँगा तो जो प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर मैंने बनाया है वो हमेशा हमेशा क्या एक्सेप्ट करेगा, वो एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा एज अ आर्गूमेंट, विच मीन्स ये जो मैंने प्रॉमिस बनाया है, ये प्रॉमिस अपने आर्गूमेंट में एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। प्रॉमिस क्या एक्सेप्ट करेगा, एक कॉल बैक फंक्शन। नाउ पॉइंट नंबर 3, जो मैंने कॉल बैक फंक्शन लिखा है that function always accept two arguments। कौन से दो? फर्स्ट होता है रिजॉल्व एंड सेकंड होता है रिजेक्ट। मैंने बोला जब भी मैं प्रॉमिस का इस्तेमाल करूँगा तो मैं न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करूँगा। अब मैंने उसे क्या लिखा, न्यू प्रॉमिस। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में जब मैं गया तो मैंने बोला इट विल एक्सेप्ट अ कॉल बैक फंक्शन एज एन आर्गुमेंट। इसका मतलब अब वो मॉडिफाई होके ये जो प्रॉमिस है इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन सेंड कर दिया। मैंने एक फंक्शन सेंड कर दिया एज एन आर्गुमेंट। अब स्टेप नंबर 3 में मैंने मॉडिफिकेशन करी। मैंने बताया कि ये जो कॉल बैक फंक्शन है ना, ये हमेशा दो आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है जिसका नाम है रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। दीज आर जस्ट नेम्स दैट इज़ वेरिएबल्स। इनका नाम हम चेंज कर सकते हैं एंड वी कैन चेंज दीज नेम्स, लेकिन हम स्टैंडर्ड तरीका अपनाएंगे, हम रिजॉल्व एंड रिजेक्ट ही यूज़ करेंगे। रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। पहला आप जिस भी नाम से दोगे वो एज अ रिजॉल्व की तरह काम करेगा। अगर हम इस रिजेक्ट को हम पहले लिख देंगे तो रिजेक्ट जो है रिजॉल्व की तरह काम करेगा, जस्ट नॉमेनक्लेचर, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब सवाल ये है, व्हाट इज़ दिस रिजॉल्व एंड रिजेक्ट? These are basically functions. फंक्शंस है, ओके। बट ये रिजॉल्व क्या कर रहा है एंड रिजेक्ट क्या कर रहा है? व्हाट आर दीज डूइंग? तो हम पढ़ रहे हैं प्रॉमिस का मतलब होता है वादा। अगर मैंने वादा तुमसे किया है तो मैं दो चीज़ें कर रहा हूँ, या तो मैं उसे निभाऊंगा या मैं उसे तोड़ दूंगा। या तो मैं उस वादे को निभाऊंगा या मैं उस वादे को तोड़ दूंगा। ओके, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं वादा निभा भी रहा हूँ और तोड़ भी रहा हूँ? तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि तुम्हारा भाई तुमको पूरी जावास्क्रिप्ट की नॉलेज देगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रॉमिस दे के तुमको प्रॉमिस को रिजॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं बोल देता कि नहीं हो गया, इतना ही है, जावास्क्रिप्ट ऐसे ही होता है, यही होता है, तो मैं अपने वादे को क्या करता हूँ, वादे को तोड़ रहा हूँ, रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैं ये तो नहीं कर सकता था ना कि रिजॉल्व भी कर दूँ रिजेक्ट कर दूँ, या तो मैं पढ़ा के रिजॉल्व कर दूँ या ना पढ़ा के उसको रिजेक्ट कर दूँ। सेम गोज़ है। प्रॉमिस के अंदर हम मेजरली दो चीज़ों पर ध्यान देते हैं, या तो प्रॉमिस हो रहा है रिजॉल्व या हो रहा है रिजेक्ट। रिजॉल्व मतलब हाँ वादा पूरा किया है, रिजेक्ट मतलब नो, वादे को तोड़ दिया है। इज दैट क्लियर? ओके, प्रीटी इजी, लेट्स स्टार्ट। तो स्टेप 1, लेट प्रॉमिस इक्वल्स टू न्यू प्रॉमिस विच विल ऑलवेज एक्सेप्ट अ कॉलबैक फंक्शन। ये हमारा स्टेप 2 हो चुका है। अब दिस कॉलबैक फंक्शन एज अ आर्गुमेंट पास किया हुआ है, इट विल एक्सेप्ट टू फंक्शंस एज अ आर्गुमेंट, एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट। अब मैं चाहता हूँ कि सर्वर जो है 4 सेकंड बाद मेरे को डेटा दे दे। सेट टाइम आउट क्या करता है, एक फंक्शन कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है एज एन आर्गुमेंट एंड हमने डिले दे दिया 4 सेकंड का। अब 4 सेकंड बाद या तो मुझे सर्वर डेटा देगा या फिर सर्वर डेटा नहीं देगा। डेटा क्या था हमारा, हेलो फ्रॉम माय फैमिली। अब 4 सेकंड बाद या तो सर्वर डेटा देगा या फिर नहीं देगा। अगर सर्वर डेटा देता है तो उसने वादे को पूरा किया या फिर तोड़ दिया। अब डेटा आ गया है तो उसने वादे को पूरा किया है, तो रिजॉल्व फंक्शन चलेगा या रिजेक्ट चलेगा? रिजॉल्व किया है तो रिजॉल्व चलेगा, और अगर रिजॉल्व करेगा तो वादा पूरा करे, तो वादा करते करते मेरे को कुछ देगा ना, तो वादा करते करते हमको दिया डेटा। फिर से सुन लो क्या हो रहा है, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड लेट मी सेपरेट बाय लाइन।
न्यू प्रॉमिस की वजह से क्या हुआ, एक प्रॉमिस क्रिएट हुआ। ये प्रॉमिस का कंस्ट्रक्टर है, ये देखो लिखा हुआ है प्रॉमिस कंस्ट्रक्टर, जो क्या करेगा, हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है। एक कॉल बैक फंक्शन हमेशा हमेशा दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, जिसमें पहले का नाम रिजॉल्व एंड रिजेक्ट, सेकंड वन। यू कैन चेंज दीज वेरिएबल्स विद एनी नेम, कुछ भी नाम दे दो, डज नॉट मैटर, कुछ भी नाम, लेकिन स्टैंडर्ड जो रहता है वो रिजॉल्व एंड रिजेक्ट रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि 4 सेकंड बाद मुझे डेटा मिले, तो 4 सेकंड का मैंने सेट टाइम मोड लगा दिया। इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैंने एक वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ, दैट इज़ डेटा, डेटा नाम का वेरिएबल, और मान लिया कि सर्वर के पास डेटा आ गया। अब सर्वर या तो अपना वादा पूरा करेगा या फिर अपने वादे से मुकर जाएगा। तो हमारे केस में वादा पूरा हो रहा है, तो रिजॉल्व हमारा फंक्शन चला, और वो किस चीज़ के साथ चला, डेटा के साथ में। ये जो मैंने प्रॉमिस क्रिएट किया है, प्रॉमिस 1, लेट्स से प्रॉमिस 1 और लेट्स से माई प्रॉमिस, अगर मेरा डेटा रिजॉल्व हुआ है तो मुझे मिलना चाहिए डेटा। तो मैं क्या लिखता हूँ, माई प्रॉमिस डॉट देन। ध्यान रखना, जब भी प्रॉमिस रिजॉल्व होता है, जब भी प्रॉमिस रिजॉल्व होता है तो वो हमें कहाँ पे डेटा भेजता है, तो वो डेटा हमको डॉट देन में आता है। याद रखना पड़ेगा, इट इज़ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। अब ये जो डॉट देन है ये क्या एक्सेप्ट करता है, इट ऑल्सो एक्सेप्ट अ कॉल बैक फंक्शन। दिस डॉट देन ऑलवेज एक्सेप्ट अ कॉल बैक फंक्शन। तो मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बना देता हूँ, एंड जो डेटा हमको मिला हम उसको एज अ आर्गुमेंट पास कर देंगे। सो लेट्स सी हमको डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। रिफ्रेश करते हैं, चलो 1 2 3 एंड 4 सेकंड बाद क्या आ गया, हमारा प्रॉमिस आ गया। दैट इज़ जो डेटा था वो रिजॉल्व हो गया। पर अब मान लो कि आपके सर्वर दे रहा था ना डेटा, मान के चलो एरर दे दिया एंड सर्वर ने बोल दिया लेट एरर इक्वल्स टू मैं डेटा नहीं दे रहा। मान लिया अब सर्वर कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें डेटा नहीं दे रहा हूँ, अब जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ वो है एक एरर है, बेसिकली एक एरर है। तो एरर मतलब वादा पूरा होना या फिर वादा टूटना, दैट इज़ वादा टूटना। तो वादा कहाँ टूटता है, रिजेक्ट के अंदर। तो जो एरर है, तो एरर कैसे जाएगा, रिजेक्ट के अंदर। अब डेटा हमको नहीं मिला, हमको मिला एक एरर। दैट इज़ रिजेक्ट। अब वादा किसके साथ टूटेगा, रिजेक्ट के साथ में। पर मैंने तुम्हें बताया कि डॉट देन के अंदर हमेशा रिजॉल्व वाला डेटा आता है, डॉट देन के अंदर हमेशा रिजॉल्व वाला डेटा आएगा। तो अब मैं क्या करूँ, अब मेरे पास एक और चीज़ आती है जिसे हम कहते हैं कैच। ये पता है ये बेसिकली सिंटेक्स कैसे लिखा हुआ है, ये कुछ ऐसे लिखा हुआ है, लेट मी शो यू। माई प्रॉमिस डॉट देन डॉट कैच, ये बेसिकली ये सिंटेक्स है। मैं थोड़ा सा इंटेंट करके ऐसे लिख रहा हूँ इसको। डॉट देन हमेशा क्या एक्सेप्ट करता है, कॉल बैक फंक्शन। डॉट कैच क्या एक्सेप्ट करेगा, हमेशा एक कॉल बैक फंक्शन। तो यहाँ पे किसी भी वेरिएबल से कैच कर सकते हो, एरर ये से कर लो या फिर ई कर लो या फिर ई आर आर, किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। जो भी आएगा कंसोल डॉट लॉग में, जो भी कैच के अंदर आएगा उसको हम एरर कंसोल कर देंगे। लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। रिफ्रेश किया, 1 2 3 4 सेकंड के बाद मैं डेटा नहीं दे रहा हूँ। कौन भेज रहा है ये रिजेक्ट भेज रहा है। रिजेक्ट भेज रहा है तो कहाँ से आ रहा है, डेटा से आ रहा है, एरर से आ रहा है। सो इट इज़ कमिंग फ्रॉम एरर। क्यों, क्योंकि जब भी हम रिजेक्ट करते हैं तो सारी चीज़ें कहाँ मिलती हैं, कैच के अंदर। जब भी हम रिजॉल्व करते हैं तो सारी चीज़ें कहाँ मिलेंगी, डॉट देन के अंदर। अब क्या करते हैं, अब इसको थोड़ा सा एडवांस करते हैं। लेट मी कमेंट इट आउट। अब ये जो हमने पहले किया था ना, इसी में हम दोनों चीज़ों को ट्राई करते हैं। अब सर्वर नहीं, अब हम ही प्रॉमिस को रिजेक्ट एंड रिजॉल्व करेंगे, राइट। अब ये देखो, मैंने इस पूरे कोड को अनकमेंट कर दिया है ना, इस पूरे कोड को अनकमेंट कर दिया।
तो अब मैं कॉमा डाल के कंसोल में लिखता हूँ कि ये रिजॉल्व की वजह से चल रहा है एंड ये रिजेक्ट की वजह से चल रहा है। अब बताओ कौन सा आउटपुट आएगा, रिजॉल्व वाला आएगा या फिर रिजेक्ट वाला आएगा। द फ्लो ऑफ कोड इज़ ऑलवेज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। आप सोचो कि दिमाग लगाओ कि अब क्या आउटपुट आएगा, रिजॉल्व आएगा, रिजेक्ट आएगा, हो सकता है दोनों भी आए। अब दोनों चलने के पीछे लॉजिकल रीज़न समझो। क्या मैं एक ही टाइम पे अपना वादा पूरा भी कर सकता हूँ और वादा रिजेक्ट भी कर सकता हूँ? तो आई थिंक दैट इज़ समथिंग इम्पॉसिबल। ये हमने पहले ही इरेडिकेट कर दी थी कि दोनों तो एक साथ चल ही नहीं सकते, दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। अब दोनों एक साथ क्यों नहीं चल सकते, ये बात क्लियर हुई। अब ये बताओ, या तो 95 लाइन चलेगी या 99 चलेगी, एंड कोड का फ्लो हमेशा टॉप टू बॉटम चलता है। और CSS के केस में क्या होता था कि वैल्यू ओवरराइड हो जाती थी। तो अब बताओ कौन सा चलेगा, 95 चलेगी या 99 चलेगी? चलो देखते हैं क्या CSS का लॉजिक काम आता है नहीं आता। लेट्स रन इट। रिफ्रेश किया, 2 3 4। सो हमको क्या मिल रहा है, रिजॉल्व। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस या तो पहले रिजॉल्व हो चुका होगा या फिर पहले रिजेक्ट हो चुका, या रिफ्रेश किया, 1 2 3 4 सेकंड बाद क्या मिल रहा है यहाँ पे, रिजॉल्व। क्यों? क्योंकि प्रॉमिस पहले या तो रिजॉल्व हो चुका होगा या फिर पहले रिजेक्ट हो चुका होगा। अब एक बार अपने वादे को पूरा कर दिया तो क्या वो कभी रिजेक्ट होगा? जी नहीं। आपने एक बार वादे को पूरा कर दिया, क्या वो वादा दोबारा रिजेक्ट होगा? नहीं। या तो वादा पूरा हो गया या तो वादा नहीं हो, देयर इज़ नो सेकंड चांस। सो पहले रिजॉल्व हो गया तो रिजेक्ट के पास जाएगा ही नहीं। सो दिस इज़ द पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेयर इंटरव्यूअर आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, मैं रिजॉल्व और रिजेक्ट को ऊपर नीचे कर देता हूँ। रिजेक्ट को ऊपर कर दिया एंड रिजॉल्व को नीचे कर दिया। अब बताइए क्या आउटपुट होगा। लेट्स सी। रिफ्रेश किया, 4 सेकंड में देखते हैं क्या आता है। 1 2 3 4 सेकंड बाद क्या आ रहा है, रिजेक्ट। तो पहले क्या हो गया, पहले प्रॉमिस ही रिजेक्ट हो गया। अब जब रिजेक्ट हो गया तो फुलफिल होगा नहीं होगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ गिविंग द आंसर। मैं नहीं दे रहा डेटा एरर, इट इज़ गिविंग द एरर। आई होप इट इज़ क्लियर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। एंड दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरव्यू पर्पज़। और इंटरव्यूअर 100% पूछेगा प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस क्यों इस्तेमाल किया जाता है। प्रॉमिस इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि कॉल बैक हेल से बचता है। प्रॉमिस क्या एक्सेप्ट करता है, प्रॉमिस एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करता है, जिस कॉल बैक फंक्शन के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। पहला होता है रिजॉल्व एंड सेकंड वन इज़ रिजेक्ट। अब क्या मैं इसके नाम बदल सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल बदल सकता हूँ। वेरिएबल है, किसी भी नाम से रख लो। रिजॉल्व मतलब होता है वादा को पूरा करना, रिजेक्ट मतलब होता है वादे को तोड़ देना। अब जब मैं पहले रिजॉल्व लिखूंगा तो प्रॉमिस फुलफिल होगी। जब भी प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो सारा डेटा हमारा जाएगा डॉट देन के अंदर। जब भी डेटा रिजेक्ट होगा तो हमारा डेटा जाएगा कैच के अंदर। अब डॉट देन डॉट कैच एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। अगर मैं डॉट देन को कमेंट कर दूं तो डॉट देन चलेगा, अगर मैं डॉट कैच को कमेंट कर दूं तो डॉट देन भी चलेगा। तो ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। दैट्स इट। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम अगली वीडियो में नया कंटेंट लिखेंगे। थैंक यू सो मच।